यस स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों को अभी भी फाइनल अकाउंट में डूबत ऋण, अशोध्य ऋण या बैड डेब्ट्स, इनमें थोड़ा सा डाउट है ना। वो उनके डाउट मैं क्लियर करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपको यहाँ पे ये समझाऊंगी सबसे पहले कि डूबत ऋण होता क्या है। ठीक है, ये सिंपल, यदि आपको ये बैड डेब्ट्स दिया है तो यदि कोई देनदार ऋण के भुगतान की प्राप्ति में कोई संभावना ना हो तो ऐसे ऋण को हम अशोध्य या डेबिट ऋण कहते हैं। तो सिंपल मेरी बात समझिए, एक शब्द आपको मिलता है तलपट में, ठीक है, वहाँ क्या लिखा मिलता है आपको? बैड डेब्ट्स, ठीक है, जिसे कि आप अशोध्य ऋण भी कहते हो। ठीक है, और ये मिलता है आपको जब आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं तलपट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो ये पहले तो ये समझिए अशोध्य ऋण होता क्या। मैं इसकी शब्दावली यानी इसका अर्थ आपको क्लियर करती हूँ। अशोध्य ऋण वो पैसा होता है बच्चे कि आपने किसी को माल बेचा, ठीक है, आपने राम को 10,000 रुपये का माल बेचा, ठीक है। अब 10,000 में आपको क्या लग रहा है कि उसका मतलब वो कुछ प्रॉब्लम हो गई या दिवालिया घोषित हो गया, उसने एट प्रेजेंट आपको 9,000 रुपये तो दे दिए, ठीक है। जब आपने उसको माल बेचा उसने कहा कि 1,000 मैं आपको बाद में चुका दूंगा, तो एक तरीके की ये आपकी उधारी होती है और इसीलिए हम इसे अशोध्य ऋण में शामिल करते हैं। ऋण, खाली ऋण तो लोन हो गया आपका, है ना। अब मैंने यहाँ पे जो अशोध्य शब्द डाला है वो यहाँ पे ये बता रहा है कि राम कोई व्यक्ति है, उसको आपने माल बेचा और आपका उधारी अभी 1,000 रुपये की उस पर रह रही है, ठीक है। तो उस वो दिवालिया घोषित हो गया या उसने असमर्थता, यानी वो असमर्थ है आपको ये रुपए चुकाने के लिए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अपने जो तलपट आपने जब बनाया तो तलपट आपने बनाया तो आपने तलपट में अपने बैड डेब्ट्स, ये तलपट है मान लीजिए, यहाँ 1,000 रुपये दिखा दिए। क्या, क्यों दिखाए? क्योंकि आपको संदेह है कि ये 1,000 रुपये मिल, उसने मतलब अभी क्लियर नहीं करा है, उसने कह दिया कि आप 9,000 ले लो, 1,000 मैं बाद में देख लूँगा, ठीक है। तो आपको संदेह है कि आपको ये 1,000 रुपये नहीं मिल पाएंगे, तो आपने डाउटफुल होने के कारण, संदेह होने के कारण आपने इस 1,000 रुपये को तलपट में दिखा दिया, ठीक है। अब आई बात, आपने मतलब यहाँ तो तलपट में दिखा दिया आपने, अब आप अपना फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट जब आप बनाने लगे तो आपका 31 दिसंबर आ गया या 31 मार्च आ गया, जब आप अपने खाते क्लोज करते हैं। ये तो तलपट के अंदर लिखा था, नीचे लिखी मिलती है हमें समायोजना, ठीक है। समायोजना क्या होती है बच्चे? जो तलपट तो बन गया लेकिन उसके बाद भी कुछ आपके खर्चे आए, है ना, वो आपके रह गए या आपने एडवांस में चुका दिए, तो वो होती हैं हमारी समायोजनाएं। उनको हम बाद में इसमें जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं इन तलपट में से इनको तो उठाते ही हैं, लेकिन जो बाकी समायोजनाएं होती हैं उनको हम प्लस माइनस जो भी उसमें कहा जाता है वो करते हैं। अब समायोजना में आपने क्या देखा, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि आपको मान लीजिए यहाँ देनदार दे रखे हैं, यानी डेप्टर्स दे रखे हैं 10,500 रुपये के, ठीक है। मैं ये उदाहरण से आपको बिल्कुल और क्लियर कर दूंगी, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन लूँगी तो उसमें फिर वही होगा कि आप पहले ट्रेडिंग बनाओगे फिर P&L। मेन तो आपको यहाँ पे ये डाउट क्लियर करना है ना। तो अब आपके देखो बैड डेब्ट्स तो ये दिखा रखे हैं तलपट में और देनदार दे रखे हैं आपको 10,500 के, ठीक है। और नीचे समायोजना में लिखा है, मान लीजिए नंबर 1 कि 500 रुपये डूबत ऋण के और 5% देनदारों पर संचिति कीजिए। अभी तक मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन की जो वीडियो भेजी है उसमें केवल ये लाइन मिली आपको, 5% देनदारों पे संचित कीजिए। इसके साथ साथ ये अलग से रुपए में भी डूबत ऋण दे देता है बच्चे कई बार,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि ये नहीं दे रखा होता तो हम सीधा ही 5% निकाल लेते। अब इसने यहाँ 500 रुपये ये भी डूबत ऋण के दिए हैं और 5% देनदारों पर संचिति कीजिए आपको दे रखी है। ठीक है, तो और इसके बाद एक चीज़ और आती है बच्चे कई बार कि 2% देनदारों पर छूट काटिए या छूट का प्रावधान कीजिए। ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है वो क्या लैंग्वेज लिखता है। ठीक है, तो ये मेन मतलब ये आपकी पूरा देनदारों की संचिति और देनदारों के अशुद्ध ऋण ये वाली आती है आमतौर पर। ठीक है, अब हम आ गए अपने फाइनल अकाउंट पे। ठीक है, ये हमने फाइनल अकाउंट अपना बना लिया। मान लीजिए ऊपर ट्रेडिंग बन गया, अब हम ये P&L बना रहे हैं। तो सबसे पहले जब मैं अपने अशुद्ध ऋण की एंट्री करूंगी तो मैं क्या दिखाऊंगी? सबसे पहले ये बैड डेब्ट्स। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 बैड डेब्ट्स। ये वो बैड डेब्ट्स हैं बच्चे जो आपको तलपट में लिखे हुए मिलते हैं हमेशा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन भी साथ में दिखाती हुई चलती हूँ आपको। मैं उदाहरण के साथ साथ आपको देखो क्वेश्चन में ये मिले 1250 रुपये और ये देनदार आपके 38,000 है ना। तो इस तरीके से हम इसे ऐसे हमें तलपट में लिखे हुए मिलते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो जब आपको यहाँ पर 500 रुपये डूबत ऋण के दिए हुए हैं तो अब आप क्या लिखोगे? ये 500 रुपये मतलब ये 5% की संचिति दी होती तो मैं डायरेक्ट क्या करती? देनदारों पर यानी 10,500 पे 5% निकालती और इसमें प्लस कर देती। लेकिन कई बार आपको अशुद्ध ऋण संचिति के साथ यहाँ कुछ रुपए भी मिलेंगे कि 1,000 का प्रावधान करा, 500 का प्रावधान करा। तो जैसे कि यहाँ 500 रुपये डूबत ऋण के दिए हैं तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस न्यू बैड डेब्ट्स। ठीक है, ये एक 500 रुपये का एक नया बैड डेब्ट्स है। ये तो था ही आपका, एक 500 का और आ गया तो ये हम इसमें प्लस कर देंगे और इसे हम लिख देंगे 1500 रुपये। ठीक है, आ जाइए अपने वर्किंग नोट पर। अब देनदार कितने आपके? देनदार हैं 10,500 को। ठीक है, तो ये 500 रुपये जो आपने यहाँ लिखे हैं पहले आप इन्हें माइनस करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे 10,000। ठीक है, अब क्या करना है? अब इस 10,000 पर 5% निकालना है। तो बच्चे बहुत ध्यान से बात रखिए, यदि ये लाइन यहाँ नहीं होती तो मैं सीधा 10,500 का 5/100 कर देती। अब यदि मेरे पास ये 500 रुपये हैं तो सबसे पहले मुझे यही समायोजित करने हैं, इसके बाद मैं 5% पर पहुँचूँगी। तो इसके लिए मैंने क्या करा? 10,500 में से ये 500 रुपये माइनस कर दिए। अब 10,000 का यहाँ निकालूंगी मैं 5/100। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो इसको गुणा करा तो कितना आ गया? ये आपका 500 रुपये। तो यानी देखो ये वाला जो डूबत ऋण है ये किस नाम से लिखा आपने? न्यू बैड डेब्ट्स के नाम से। और जो 500 मैंने अभी निकाला है 5% ये भी प्लस लिखा जाएगा और यहाँ लिखोगे आप न्यू बैड डेब्ट्स आपके रिजर्व। ये रिजर्व लिखा जाएगा आपका। ठीक है, इसको यहाँ 500 लिखोगे और दोनों को प्लस करके आप यहाँ ब्रैकेट में दिखा दोगे। ठीक है बच्चे, तो ये होती है आपकी अशुद्ध ऋण से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके बाद दूसरी लाइन में लिखा हुआ है देनदारों पर 2% छूट का प्रावधान या छूट काटिए। ठीक है, ये हम कैसे करेंगे? देखो अभी हमने 10,500 थे, 500 तो वो माइनस कर दिए। अब ये 500 आपके 5% आया है तो आप इस 10,000 में से ये 500 फिर माइनस करोगे। ये यहाँ 0 0 5 ये बचे 9,500। ठीक है, और यही चीज़ सारी आपकी पूरी बैलेंस शीट में भी जाएगी। अभी समझाऊंगी, पहले इतना समझो। जो चीज़ें यहाँ मैं प्लस करती जा रही हूँ ये बैलेंस शीट में दोनों अमाउंट आपके जाएगा। अब जो देनदारों पर 2% की छूट का है इसका हम निकालेंगे 2%। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, 2 पंजे 10 का 1, 2 नीम 18 और 1 आपका 19, 190 रुपये। तो ये इसमें प्लस करके नहीं दिखाओगे बच्चे, आप ये एक हेडिंग डालोगे टू डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। ठीक है बच्चे, तो ये आप यहाँ दिखाएंगे 190 रुपये। कभी भी आप यदि
देनदारों पर छूट निकालते हो तो इसमें प्लस नहीं करना है बच्चे, निकाल आप देनदारों पे ही रहे हो, लेकिन आप अलग से हेडिंग डालेंगे टू डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स 190 रुपीज़। अब आ जाइए अपनी बैलेंस शीट पर। अब बैलेंस शीट में इसको हमें क्या क्या करना है, मान लीजिए आपके डेप्टर्स हैं तो आप यहाँ हेडिंग लिखेंगे डेप्टर्स 10,500, ठीक है। ये 500 प्लस करें तो सबसे पहले आप ये माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस न्यू बैड डेप्ट्स, ठीक है। आपने 500 रुपये, फिर यहाँ आ गए आपके 10,000 रुपये, ठीक है बेटा। इसके बाद न्यू बैड डेप्ट रिजर्व है ये 500 रुपये, तो आप लिखेंगे माइनस न्यू बैड डेप्ट्स और ये रिजर्व नीचे लिख देना, या थोड़ी जगह बड़ी हो तो आप साइड में। अभी घटा के मैं यहाँ नहीं लिखूंगी, क्यों? क्योंकि अभी तो मेरी ये छूट भी है तो ये देनदारों पे, चाहे मैंने इसे अलग हेडिंग से दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे टू डिस्काउंट, सॉरी माइनस आएगा बच्चे, यहाँ माइनस डिस्काउंट, बस यहाँ डिस्काउंट लिख दीजिए आप। आपका ये माइनस करके आ गया 9,500 और 190 रुपये आप माइनस कर दीजिए, ज़ीरो, यहाँ 1, 4 में से गया 3 आपका, और 9,310 रुपये। तो ये आपका देनदार ऐसे इस तरीके से आप दिखाएंगे। अब आ जाइए, आप अपने जब क्वेश्चन करते हैं तो आप कई बार देखते हैं यहाँ लिखा होता है अशोध्य ऋण के लिए आयोजन, ये आपके क्या लिखा है 2,000 रुपये, और कहाँ लिखा है ये क्रेडिट बैलेंस में, ठीक है। इसको एज इट इज़ आपको कुछ नहीं करना है बच्चे, इस वाले अमाउंट को आप इसी तरीके से P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाले। अब मैं एक दो क्वेश्चन में से आपकी समायोजनाओं में से केवल देनदारों वाली समायोजनाओं को सॉल्व करके समझा देती हूँ। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, और यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देखिए ये क्या दे रखा है, शुद्ध ऋण के 362 रुपये, ठीक है। ये 362 रुपये आपको दे रखे हैं। तो आप यहाँ से पहले मान लीजिए आप ये P&L बना रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे टू बैड डेप्ट्स, टू बैड डेप्ट्स 326 रुपये, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, 200 अशोध्य ऋण के अपलिखित करें, है ना। मैंने कहा था ना उसकी भाषा कुछ भी हो सकती है, लेकिन लिखा होगा इनके साथ ही, संदिग्ध ऋण वाले के साथ ही। तो ये 200 अशोध्य ऋण के अपलिखित करें, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे प्लस न्यू बैड डेप्ट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इसे पूरा लिख लेंगे। कितने रुपए हैं आपके 200 रुपये, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ये आ गए 526 रुपये। आ जाइए, इसके बाद क्या कह रहा है, आपके देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणार्थ प्रावधान करें। तो अब अपने देनदार देखिए, पहले आप देनदार कितने हैं आपके, ये रहे देनदार हैं 6,200, ठीक है। तो ये 6,200 मैंने यहाँ लिखे, ये 200 मैंने वहाँ प्लस करें, तो ये पहले माइनस करो, इसमें से कितना बचा, ये 6,000। अब कितनी संचिति करनी है, 5%। अब यहाँ लिखिए 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंजे 30, 300 रुपये, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ इसे प्लस करेंगे, न्यू, ये आपका हाँ न्यू रिजर्व, खाली रिजर्व बैड डेप्ट्स भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं बैड डेप्ट्स रिजर्व। ये आपका कितने रुपए आ गया, ये आया था हमारा 5%, 300 रुपये, बस ये 826 रुपये आप ये दिखा देंगे, ठीक है बच्चे। तो थोड़ा सा ये आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तब और ज़्यादा आपको क्लियर होंगे, ज़्यादा सा, क्योंकि वैसे तो खास आप तौर पर आप ये देख रहे हैं कि आपको ये लाइन लिखी मिलती है ना, विभिन्न देनदारों पर इतने का प्रावधान कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बैड डेप्ट्स ले लेंगे और उससे जो देनदार हैं उससे 5% निकाल के ये प्लस कर देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट का भी एक थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। बैलेंस शीट में क्या करेंगे आप, बैलेंस शीट में आप पहले अपने डेप्टर्स लिखेंगे, ठीक है। डेप्टर्स है मेरे 6,200, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने ये वाला समझाया था, है ना। फिर लिखेंगे माइनस आपका न्यू बैड डेप्ट्स, ठीक है, 200 रुपये, ये माइनस कर देंगे, आगे आपका 6,000 रुपये, और माइनस
न्यू रिजर्व जो हमने अभी 5% निकाला था 300, तो इसको घटाने के बाद 5,700 आप यहाँ दिखा देंगे। ठीक है बच्चे, तो ये आपका डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया है। तो इससे संबंधित आपके और भी कोई डाउट हो, क्योंकि इससे ज़्यादा आता नहीं है, इसमें इतना ही पूछा जाता है। देखिए इसमें भी आपका शुद्ध ऋण के लिए प्रावधान कीजिए, वो भी बहुत रेयर होता है कि इस तरीके वाली लाइन आपको मिल जाए, नहीं तो सिंपल आपको ये वाली लाइन लिखी मिलेगी, देनदारों पर इतना प्रावधान कीजिए। तो ठीक है बच्चे, आज फाइनल अकाउंट में इतनी ही रिवीजन करेंगे हम। आज हमने अशुद्ध ऋण की रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट है।